डेट आज 23 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 में भी, 3 में भी पूछा जा सकता है। अभी देखो इसका एक नया इनोवेशन सेंटर बनाया गया है न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में, इसलिए न्यूज में है। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया, इसका उद्घाटन किया, इसके नए एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का। तो ये क्या है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इसका काम क्या है, हमें इसके बारे में जानना मेनली। देखो एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है ये, और यूनाइटेड नेशन आप जानते हो क्या है, संयुक्त राष्ट्र है, उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है, सूचना और संचार तकनीकी के लिए काम करती है, हिंदी में बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को कोऑर्डिनेशन कराती है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं और गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं उनका आपस में मेल कराना, कोऑर्डिनेट कराना, ताकि ग्लोबल लेवल पे टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। कब बनाया गया था इसको? 1865 में बनाया गया था, तब इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। 1947 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है जो, वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी बन गई, क्योंकि आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, तो उसके 2 साल बाद फिर इसकी एजेंसी बना दिया इसको, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का शहर है जनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। कौन कौन इसके मेंबर है? देखो इंडिया भी इसका मेंबर है, याद रखना है, और 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 800 प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं जो इसके मेंबर हैं। कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो इसके मेंबर हैं। तो मेंबर आपको याद करने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखो इंडिया भी मेंबर है, और लगभग, क्योंकि जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो लगभग सभी मेंबर हैं, 1-2 मेंबर को छोड़ के, क्योंकि शायद 194 यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, तो 193 इसके मेंबर हैं, तो एक मेंबर को छोड़ के सारे इसके मेंबर हैं। फंक्शन क्या है इसका? ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम अलोकेट करता है, सैटेलाइट ऑर्बिट अलोकेट करता है कंट्रीज को। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, किस रेंज पे, देखो फ्रीक्वेंसी रेंज किस लिए चाहिए? फ्रीक्वेंसी जानते हो आप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, मोबाइल पे बात करनी है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए होती है किसी भी कंपनी को, जैसे मान लो एयरटेल है या फिर जियो है, इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी रेंज खरीदते हैं गवर्नमेंट से। तो ग्लोबल लेवल पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोवाइड करती है सैटेलाइट ऑर्बिट के, इस ऑर्बिट में ये देश के लिए काम करेगा सैटेलाइट, इसमें इसके लिए, तो ये एक तरह से अलोकेशन करता है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। टेक्निकल स्टैंडर्ड बताता है कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे। जो भी ऐसी अंडर सर्व कम्युनिटीज़ या वर्ल्ड वाइड, मान लो कोई एरिया ऐसा वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है ही नहीं, ना तो मोबाइल है ना वहाँ पे टावर है, यूज नहीं होता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, तो ऐसे एरिया में ये सर्विसेज को इम्प्रूव करने का काम करती है आईसीटी सर्विस का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है ऐसे एरिया में। इंडिया कब मेंबर बना था इसका? इंडिया देखो ब्रिटिश टाइम से ही इसका मेंबर है, ये बनी थी 1865 में, और इंडिया इसके मेंबर बन गया था 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था। तो जो 1869 में इसका मेंबर बना और रेगुलर मेंबर बन गया आईटीयू काउंसिल का 1952 में, आज़ादी के बाद। जो आईटीयू का एरिया ऑफिस कहाँ कहाँ पे, इनोवेशन सेंटर कहाँ पे, देखो इसके कई सारे रीजनल सेंटर हैं जो कुछ कंट्रीज़ को सर्व करते हैं, आसपास की कंट्रीज़ को। जैसे इंडिया में है, इंडिया में देखो एक एरिया ऑफिस है अभी बना हुआ है मेहरौली में, न्यू दिल्ली में। ये जो न्यू दिल्ली में मेहरौली में सी डॉट का जो सेंटर बना हुआ है ना, सी डॉट की बिल्डिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसके ही ऑफिस में इसका ऑफिस बना हुआ है आईटीयू का। और ये देखो आसपास की कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ईरान, इनको भी सर्व करता है ये ऑफिस, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है इनको भी। और कोऑर्डिनेशन, नेशन के अमंग कोऑर्डिनेशन बनाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस तरह से म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगी उनको भी ये बढ़ावा देता है, ये एरिया ऑफिस जो होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। नेक्स्ट टॉपिक है कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ, ये एक फंजाई है, FUNGI
FNG, इसको देखो बहुत से लोग फंजाई भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फंगाई भी बोलते हैं, या फंगी भी बोल देते हैं, या फुंगी मजाक में। तो जिस तरह से आपको याद रखना है, फफूंद बोलते हैं इसको हिंदी में, फफूंद। जो ये कैंडिडा ऑरिस है, ये भी एक फंगस है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिले यूनाइटेड स्टेट्स में, इसलिए न्यूज़ में आई। ये ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी है। ड्रग रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है वो जानेंगे। ये देखो, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे आप, इस तरह से कुछ फंगस दिखाई देगी, ये फफूंद। ये देखो, ड्रग रेजिस्टेंस भी हो चुकी है और कई केसेस में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी हो चुकी है। ये क्या मतलब है इसका, ड्रग रेजिस्टेंट और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब क्या है। देखो, जैसे कोई बीमारी हो रखी है, बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से, किसी से भी, मान लो फंगस से कोई बीमारी हो गई। अब इस फंगस को बीमारी मान लो जिससे हुआ, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, अब इस फंगस की बीमारी जो हुई है इसको ख़त्म करने के लिए मान लो ए टैबलेट दी है। अब इसने ना, फंगस ने अपने अंदर इतनी पावर बिल्ड कर ली कि अब ए टैबलेट अगर दी जाएगी इसको तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब ये बीमारी ठीक होगी नहीं ए टैबलेट से। तो इसे बोलेंगे कि ये ड्रग रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि इसने अपने अंदर कैपेबिलिटी जनरेट कर ली। तो ऐसी बीमारी को बोलेंगे ड्रग रेजिस्टेंस, और ये जो फंगस है ड्रग रेजिस्टेंट बन गई। अगर मान लो ये ए के बाद उसे बी टैबलेट दी, उससे ठीक हो गया, लेकिन समय आने पे, कुछ समय आने पे क्या हुआ कि उसने बी टैबलेट से भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो अब ये हो गई एक से ज़्यादा, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गई अब ये। तो उसे बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जब एक से ज़्यादा जो दवाइयाँ उस पर असर ही ना करें तो उसे बोलेंगे। ये होता क्यों मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या ड्रग रेजिस्टेंस, ये ऐसे होता है। देखो, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और डॉक्टर ने कहा कि आपको ये 7 दिन का कोर्स करना है, लेकिन आप ठीक हो जाते हो 3 दिन में ही। आपको लगता है मैं ठीक हो गया, अब 4 दिन की दवाई क्यों लूँ, तो इंसान दवाई छोड़ देता है। तो फिर वो दवाई नहीं लेता है ना, कोर्स होता है उसका फुल। जैसे कोई एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक जो स्पेशली होती हैं टैबलेट या दवाइयाँ, उनका कोर्स होता है। अगर उनका कोर्स आपने नहीं किया पूरा तो फिर आपको चांस होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस होने के या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होने के। आपको ही हुआ है ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि जो फंगस, मान लो किसी इंसान को होगी फंगस, तो उसी इंसान को तो होगा ड्रग रेजिस्टेंस। उस फंगस ने तो अपने अंदर कैपेबिलिटी जनरेट कर ली, लेकिन आपको जो दवाई दी जाएगी इसको ठीक करने के लिए नहीं प्रभाव पड़ रहा उससे। तो ये इस तरह से होता है। अगर मान लो कोर्स 7 दिन का, 3 दिन ही दवाई ली, या कोर्स 7 दिन का आपने ज़्यादा दिन दवाई ले ली, 8 दिन, 9 दिन, इस तरह से, या आपने बिना डॉक्टर की कंसल्टेंस के कोई सी भी एंटीबायोटिक ले ली अपनी मर्जी से, तो इस तरह से हो जाता है। और भी कई कारण होते हैं, मेनली ये कारण होते हैं। तो अब जानते हैं इसके बारे में पहली बार कब डिस्कवर की गई थी कैंडिडा ऑरिस। जापान में 2009 में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इस फंगस को। इसके जो केसेज हैं, बहुत ज़्यादा केसेज आते हैं हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से, केसेज आते हैं इसके, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती है इस तरह से। अगर कोई मान लो सरफेस पे पड़ी हुई है, जैसे कोई यहाँ पे बेड है हॉस्पिटल में, वहाँ पे अगर ये फंगस है, वहाँ पे कोई दूसरा इंसान इसके कांटेक्ट में आया, बैठा, हाथ टच कर लिया, तो फिर उस इंसान को भी हो जाएगी। पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हो सकती है। अगर उससे टच होता है, किसी को ये फंगस हो रखी है, तो उसको भी हो सकती है दूसरे इंसान को जो इसके संपर्क में आता है। ये देखो, स्टील ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली फंगस स्प्रेड नहीं होती है। कुछ स्टील का पार्ट है या पत्थर का पार्ट है, ये जनरली स्किन पे स्प्रेड होती है या फिर कपड़े पे। तो कपड़े से टच हो गए या स्किन से, तभी ये स्प्रेड होती है। जनरली जितनी भी फंगस होती है स्टील ऑब्जेक्ट पे या पत्थर होता है कोई ऐसा, इस पे ये स्प्रेड नहीं होती है, उन पे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जनरली नहीं कर पाती हैं स्टील ऑब्जेक्ट पे, लेकिन पत्थर पे कर सकती हैं अगर मॉइस्चर रहा तो काफ़ी दिन तक। क्योंकि देखो, फंगस का काम क्या होता है, कहाँ पे जीवित रहती है, जहाँ पे मॉइस्चर रहता है ना, तो वहाँ पे फंगस लगना निश्चित है, लगेगी। अगर ज़्यादा दिन तक वहाँ पे मॉइस्चर रहा, पानी भरा रहता है, कहीं पे आपने देखा होगा दीवार वगैरह में, देखो कोई वॉल होती है घर की, आपकी दीवार, अगर वो सीलन अगर उसमें आ रही होती है तो वहाँ पे फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है। तो मॉइस्चर जहाँ पे रहता है वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके। तो जो पीपल है ये स्प्रेड कर सकते हैं और उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं, देखो इसके, जो ऑलरेडी किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं, जल्दी से इन्फेक्ट कर सकती है उसे। और इसमें बॉडी में क्या क्या और प्रभाव पड़ते हैं, कहाँ अफेक्ट कर सकती है, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं। देखो, ये स्किन में लग सकती है, इन्फेक्शन कर सकती है,
माउथ में कर सकती है, रेक्टम में कर सकती है। रेक्टम क्या होता है, देखो जो हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, जो बड़ी आंतें होती हैं, वो जाके एनस पे एंड होती है और एनस से ऊपर वाला पार्ट होता है रेक्टम, तो वहाँ पे भी ये प्रभावित कर सकती हैं। कई बार ये एसिम्टोमेटिक भी होती हैं, कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते, और लक्षण नहीं दिखाई देते, मान लो इस पर्सन को है तो वो किसी और के संपर्क में आएगा तो उस दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा, जैसे कोरोना का हाल था ना, इसी तरह से ये भी फैल जाता है। बहुत सीवियर केसेस में ब्लड में चली जाती है, वाउंड में घाव बना देती है, इन्वेसिव इन्फेक्शन कर देती है ये। और सिम्टम क्या होते हैं, कॉमन डिसीज़ के जो सिम्टम होते हैं वही होते हैं इसके, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है इसको डायग्नोसिस करना। जैसे मान लो और बीमारी में बुखार खांसी जुकाम होता है, ऐसे इसमें भी इस तरह का होता है, इसलिए डायग्नोसिस करना डिफ़िकल्ट होता है कि ये फंगस से हुआ है किसी और से हुआ है। पता लगाना, डायग्नोसिस का मतलब पता लगाना, जांच करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस चीज़ से हुआ है। कॉमनली इसमें देखो फीवर होता है, चिल्स होते हैं, चिल्स का मतलब जुकाम हो जाता है या कपकपी हो जाती है बॉडी में, तो ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक के जरिए नहीं होता है जनरली, या फिर कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, एंटी फंगल दवाई होती है जनरली, इसके लिए एंटी फंगल दवाई यूज की जाती हैं। मोर्टेलिटी रेट कितना होता है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि मृत्यु दर, जिनको होता है 30 से 60% जो पर्सन है वो मर जाते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है तब तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मोस्ट केसेस में इसको ट्रीट किया जा सकता है, एंटी फंगल जो मेडिसन होती हैं, जैसे एंटी फंगल मेडिसन है ये इकिनोकैंडिन्स, इसके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो तो हार्ड होता है थोड़ा इसे ट्रीट करना। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसका जो डेटा है वो लिखा जा सकता है मेंस के क्वेश्चन में। देखो इंडिया की अभी रैंक आई है, इसमें जारी की गई 126 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ में 126वीं रैंक। पिछले साल इंडिया की जो रैंक थी वो 136 थी, 10 नंबर यानी कि इंडिया ऊपर चला गया है, यानी कि अच्छी कंडीशन हुई है, लेकिन अभी भी बहुत नीचे है। अपनी नेबरिंग कंट्री हैं जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे भी काफ़ी नीचे है। कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में लास्ट में। 2012 में बनाई गई थी ये, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करती है, रिलीज करती है। इसमें देखा जाता है कि पर्सन कितना हैप्पी है, कितना खुश है, किस देश का पर्सन, उसी हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। सेल्फ असेसमेंट किया जाता है उनका, उनसे जाके पूछा जाता है कि भाई साहब आपको कितनी फैसिलिटी मिल रही है किस किस एरियाज में। 6 इंडिकेटर देखे जाते हैं, 6 फैक्टर हैं। पहला है सोशल सपोर्ट, कितनी सोशल सपोर्ट मिलती है लोगों को किसी कंट्री में, इनकम कितनी है, हेल्थ क्या है, हेल्थ फैसिलिटी उन्हें कितनी मिल रही है, फ्रीडम कितनी है उनको, जनरसिटी या एब्सेंस ऑफ करप्शन, कि किस देश में भ्रष्टाचार कितना कम है, कितना ज़्यादा है कितना कम है। इसके आधार पे ये निकाली जाती है कि वहाँ के लोग, किसी देश के लोग कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। ये देखो पिछले 3 साल में की जाती है, ये 3 साल का डेटा निकाला जाता है और 3 साल के डेटा का एवरेज निकाला जाता है, तब ये इंडेक्स दी जाती है। जैसे मान लो ये 2023 की निकाली तो पिछले 3 साल का, 2020 का, 2021 का, 2022 का डेटा निकाला, फिर उसका एवरेज निकाला, उसके एवरेज के आधार पे निकाली जाती है। फिर अगर मान लो 2024 की निकाली जाएगी तो 2021, 22 और 2023 के डेटा का एवरेज निकाला जाएगा, फिर ये रैंकिंग निकाली जाती है। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में रहा है फिनलैंड, और ये 6th कंजिक्यूटिव ईयर के लिए आया है फर्स्ट नंबर पे। मतलब पिछले 6 सालों से लगातार कंजिक्यूटिवली, लगातार 6 साल से ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इंडिया 2022 में 136वीं रैंक पे था, अब 126वीं रैंक में है। रैंक आपको याद रखनी है। पाकिस्तान हमसे अच्छी रैंक लेके आया 108, मतलब पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों से ज़्यादा खुश हैं। श्रीलंका के लोग भी ज़्यादा खुश हैं इस रैंकिंग के हिसाब से, 112 रैंकिंग लेके आया है। अब जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अंडर इसको जारी किया था, यूनाइटेड नेशन ने ही इसको लॉन्च किया था। ये क्या काम करती है, ये देखो इसका काम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते हो क्या है, सतत विकास लक्ष्य, इनके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो लेक्चर, या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको लेक्चर। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है जो, उसको भी ये इम्प्लीमेंट करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ की सहायता से। कुछ एक्सपर्ट आते हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करने में सहायता करते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, इसके लिए भी आप इन्वायरमेंट की प्ले लिस्ट में लेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। और बहुत सारी जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर है, उनके साथ ये इंगेज करता है इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज ऑफ चेंज। ये स्टोरेज ऑफ चेंज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के आंसर में एससी के टॉपिक में इसको लिखा जा सकता है। कोई टॉपिक है, मान लो इनोवेशन से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें लिखा जा सकता है। तो क्या है ये और किसने लॉन्च किया है? देखो, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए। इनोवेशन जो क्राइटेरिया है, उस प्रोसीजर्स हैं, यानी कि इनोवेशन का जो प्रोसीजर है उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया था। और इस अटल इनोवेशन मिशन ने ही लॉन्च किया है स्टोरेज ऑफ चेंज को। इसमें क्या है, स्टोरेज ग्रास रूट लेवल से, मतलब ग्रामीण एरिया से, रूरल एरिया से, ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल ऐसे 15 चेंज मेकर्स की स्टोरी उठाई जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही मतलब निचले तबके से लोग आते हैं, बिल्कुल रूरल एरिया से, गरीब तबके से, और उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर लिया है। तो ऐसे लोगों की स्टोरी ली जाती है इसमें, और फिर लोगों को इंस्पायर किया जाता है स्टोरीज़ के जरिए। इसका एम लक्ष्य यही है कि लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एंटरप्रेन्योर बने, उद्योगपति बने। तो ऐसे लोगों को इसमें दिखाया जाता है कि ये देखो, कुछ भी नहीं थे और इन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ हासिल किया है। और ऐसे लोगों को ग्रास रूट लेवल से उनकी स्टोरी दी जाती है और लोगों को बताई जाती है विलेजेस में जाके, गांव के एरिया में जाके, या फिर और अर्बन एरियाज़ में भी जाके, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट हों, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग में आए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोलने के लिए, स्टार्टअप खोलने के लिए प्रमोट हों। जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसने देखो 15 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी सेटअप किए हैं 9 स्टेट्स में, 9 राज्य में इंडिया में। और ये और भी 50 सेंटर एस्टेब्लिश करने का प्लान बना रहा है अनसर्व्ड एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे इनोवेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनोवेशन ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे एरियाज़ में ये और भी 50 सेंटर खोलने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीडी ट्रायल ऑफ लेजिस्लेटर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो लेजिस्लेटर हैं, लेजिस्लेटर का मतलब चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, या फिर विधानसभा में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन पे जो केसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारे मर्डर केस चल रहे होते हैं या रेप केस या और क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी मुकदमा जल्दी से जल्दी इनका ख़त्म किया जाए, स्पीडी ट्रायल की जाए। और ये कहा है कि स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच अपनाई जाए, मतलब हर स्टेट में अलग तरीके से कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएँ, स्पीडी कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ताकि इनके जो मुकदमे जल्दी से ख़त्म किए जाएँ। वन साइज फिट ऑल अप्रोच इनके लिए नहीं अपनाई जाए, यानी कि हर स्टेट में स्टेट स्पेसिफिक जिस तरह के क्राइम है उस तरह से स्पेशल कोर्ट बनाए जाए और इनके जो मुकदमे जल्दी से ख़त्म किए जाएँ। अगर किसी के ने कोई किया है, अपराध किया है, ऑफेंस किया है, तो उसको सजा दी जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। डेटा क्या है, कितने ऐसे लेजिस्लेटर हैं, एमपी एमएलए, जिन पे केसेस चल रहा है? देखो, टोटल है 5097 इतने लेजिस्लेटर हैं एमपी एमएलए जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, मतलब आपराधिक, जिन्होंने मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, या और कोई बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जो क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं, आपराधिक कैटेगरी में। इनमें से 400 तो ऐसे हैं जिन्होंने हीनस क्राइम किया है, हीनस ऑफेंस, यानी कि जघन्य अपराध। कैसे अपराध? जैसे रेप, मर्डर, ऐसे अपराध किए हैं, ऐसे चल रहे हैं 400 लोगों पे, तो जो एमपी एमएलए हैं। और 1/3 तो ऐसे हैं इनमें से 5097 में से जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं और वो 5 साल से भी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और 30% ऐसे हैं क्रिमिनल केसेस जिन पे एमपी एमएलए पे उनकी ट्रायल ही पेंडिंग है, मतलब उन पे मुकदमा अभी चला ही नहीं है, कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है। 30% तो ऐसे हैं जिनका बस एफआईआर दर्ज हुई है और चला ही नहीं है, काफ़ी सालों से बस पेंडिंग पड़ी है ट्रायल। बैकग्राउंड क्या है? देखो, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि लॉ मेकर्स के खिलाफ जो भी केस पेंडिंग है, ट्रायल पेंडिंग है, उनको जल्दी से ख़त्म करने के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाएं। इसके बाद देखो 12 स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे 11 स्टेट्स में,
जो केवल एमपी एमएलए के केसेस सुनेंगे और जो उनका मुकदमा है जल्दी से ख़त्म किए जाएं, लेकिन अभी तक वो ख़त्म हुए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखो जो भी ऐसे एमपी एमएलए हैं जिन पे ऐसे ऑफेंसेस चार्जेस लगे हैं और अगर वो कन्विक्टेड हो जाते हैं यानी कि दोषी ठहरा दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा कानून लाना चाहिए कि वो फ्यूचर में फिर कोई इलेक्शन लड़ ही ना सके। लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल पार्टियां तो इसका अपोज करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो, तो गवर्नमेंट ने इसका अपोज किया 2020 में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी क्रिमिनल चार्जेज हैं और साबित हो गए, जेल हो गई, तो पूरी लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाए उसे इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट ने अपोज किया। करंटली क्या है, देखो ऐसा कोई लॉ बना हुआ है कि अगर किसी भी क्रिमिनल चार्जेज हैं, सज़ा हो गई, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये जन प्रतिनिधित्व कानून है 1961 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधि कानून बोलते हैं हिंदी में। इसके द्वारा इसमें प्रोविज़न है, अगर कोई 2 साल तक की सज़ा मिल जाती है किसी को, किसी ने कोई क्राइम किया है और कोर्ट उसे 2 साल की सज़ा सुना देता है, 2 साल जेल में रहता है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल जाती है, तो फिर वो आदमी जितनी सज़ा काटेगा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की, और फिर जेल से निकलेगा, जेल से निकलने के बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सिर्फ इतना प्रोविज़न है, पूरी ज़िंदगी भर के लिए अभी बैन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए बैन होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए वो आदमी जो कोई क्राइम करे, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्वेशन टू दोज कन्वर्टेड टू एससी। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। केरल हाई कोर्ट ने देखो, जो ए राजा एक लेजिस्लेटर थे, इन्होंने इलेक्शन लड़े, इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि देखो इन्होंने एससी की जो सीट है उससे इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये क्रिश्चियन है, ये अभी फिलहाल बाप्टाइज्ड क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, तो ये एससी की जो सीट है उससे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसा केरल हाई कोर्ट ने कहा। तो क्या है पूरा मामला ये जानते हैं। देखो 1950 में एक ऑर्डर पास किया गया प्रेसिडेंट द्वारा, आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, और इसमें शेड्यूल कास्ट जितनी भी है उनको बताया गया। और इसमें कहा गया कि देखो जैसा हिंदू कम्युनिटी में शेड्यूल कास्ट को जाति के आधार पे जो ऑपरेशन देखने को मिला है, उन्हें जितना अत्याचार हिंदू कम्युनिटी में जाति के आधार पे एससी एसटी कम्युनिटी पे जो हुआ है, ऐसा किसी और कम्युनिटी में नहीं हुआ। इस्लामिक में या क्रिश्चियन में, मतलब मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है जैसा हिंदू धर्म में हुआ है। इसलिए जो क्रिश्चियन में एससी, जो इस्लामिक, मान लो जो क्रिश्चियन में और इस्लामिक में जो लोग हैं उनको एससी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ऐसा इस ऑर्डर में दिया गया। तो ये केवल हिंदू कम्युनिटी के लिए ही लागू हुआ, लेकिन बाद में इसमें सिख कम्युनिटी 1956 में इंक्लूड कर दी, यानी कि सिख कम्युनिटी में भी एससी कैटेगरी क्रिएट की गई। और अगर कोई मान लो हिंदू है बाद में सिख में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो हिंदू में मान लो एससी था और फिर सिख में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ भी एससी रहेगा, फिर वो एससी की सीट से भी इलेक्शन लड़ सकता है और एससी को जो रिजर्वेशन होती है वो ले सकता है। ऐसा ही बुद्धिस्ट के लिए 1990 में जारी किया, इस ऑर्डर में इंक्लूड कर दिया, यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी में भी अगर कोई पीपल है तो उसको एससी डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर कोई हिंदू कम्युनिटी में था, उसने धर्म चेंज कर लिया, एससी में था हिंदू में और धर्म चेंज कर लिया, बुद्धिस्ट बन गया, तो फिर उसे एससी का जो लाभ मिलता है रिजर्वेशन का सॉरी, तो क्या है कि अगर कोई हिंदू कम्युनिटी में एससी कैटेगरी में था और अगर वो बुद्धिस्ट में चेंज कर लेता है तो वहाँ भी एससी में रहेगा और वो एससी का जो भी रिजर्वेशन मिलने वाला है वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो केवल 3 कम्युनिटी के लिए ये सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू के लिए, यानी कि इस्लाम में या किसी और धर्म में, क्रिश्चियन में कोई चेंज होता है और हिंदू धर्म में वो एससी था, तो वो वहाँ उस धर्म में जाके जो एससी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं ले सकता। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया केजी बालकृष्ण की अध्यक्षता में। तो ये सीजेआई थे, फॉर्मर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने एग्जामिन किया, इन्होंने कहा कि जो एससी का स्टेटस है जो पर्सन को दिया जा जाता है जो धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो है आर्टिकल
341 के अंडर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाता है एससी कम्युनिटी के लिए, तो इसको एग्जामिन करने का काम किया केजी बालकृष्णन ने। तो आर्टिकल 341 है, इसमें प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करते हैं, और प्रेसिडेंट आपको पता है किसके कहने पे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट गवर्नर से, स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके किसी भी स्टेट के लिए एससी की जो लिस्ट निकाल सकते हैं, और बाद में पार्लियामेंट उसे एससी की जो लिस्ट है उससे इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट को। और क्या क्या रिकमेंडेशन है, देखो एक कमेटी और बैठी थी, एक कमीशन बैठा था, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये इसको हेड किया था सीजेआई रंगनाथ मिश्रा ने। इन्होंने कहा कि देखो जो एससी का क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीटली डीलिंक कर दो रिलीजन से, यानी कि धर्म के आधार पे, किसी भी धर्म में ऐसे नहीं होना चाहिए कि एससी कैटेगरी को धर्म के आधार पे आइडेंटिफाई किया जाए, धर्म से इसको डीलिंक कर दो कि जो भी इसका क्राइटेरिया अलग होना चाहिए और उसके आधार पे किसी को एससी कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, तो धर्म से डीलिंक कर दो। लेकिन 2007 में ये रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन पार्लियामेंट ने इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि देखो जो एससी कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया गया था इस आधार पे किया गया था, क्योंकि जो एससी कैटेगरी में डाले गए हैं जितनी भी कास्ट जाति, उनके खिलाफ धर्म के आधार पे, धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे वर्षों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से भेदभाव होता आ रहा है, अत्याचार होता जा रहा है। इसके आधार पर उन्हें एससी कम्युनिटी में रखा गया और उन्हें रिजर्वेशन दी गई। तो इस वजह से पार्लियामेंट ने इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया कि धर्म से डीलिंक नहीं किया जा सकता एससी की क्लासिफिकेशन को। एक सचार कमेटी बैठी थी। सचार कमेटी ने मुस्लिम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में एग्जामिनेशन किया 2006 में। इसने ऑब्जर्व किया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में दलित हैं इनकी भी सिचुएशन क्या है, इम्प्रूव नहीं हुई है। अगर मान लो कोई हिंदू कम्युनिटी में दलित था, एससी कैटेगरी में था, और वो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में, तो उसके बाद भी इसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है और भी बेकार हुई है। और ये भी कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो बैकवर्डनेस है ना, वो एससी और एसटी से भी काफ़ी नीचे है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो बैकवर्डनेस है और भी ख़राब है एससी एसटी कैटेगरी से। सचर कमेटी ने ऐसा आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट टॉपिक है सी वेदा। सी वेदा एक प्रोजेक्ट है, किसका है ये? इंडिया और यूके का। इंडिया और यूके की तरफ से, इंडिया की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और यूके की तरफ से न्यूटन ग्रांट फ्रॉम मेडिकल रिसर्च काउंसिल, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें क्या देखा जाएगा, इसका टारगेट ये है, ऑब्जेक्टिव, कि जो भी मान लो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, काफ़ी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, और जो इमर्जिंग सोसाइटीज़ है जैसे इंडिया है, तो इनके लोगों पे, इनके लोगों के ब्रेन पे इन्वायरमेंट या जेनेटिक रिस्क फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ा है, ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इसमें। यानी कि उनके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ा है, अलग अलग देखा जाएगा कि जी इमर्जिंग कंट्री हैं और डेवलप्ड कंट्री हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, उनके जो लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंटल और जेनेटिक रिस्क फैक्टर का, तो ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेटर जोन। और सी वेदा सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टर्मिनेटर जोन ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसने एक्सप्लेन किया टर्मिनेटर जोन को। तो टर्मिनेटर जोन है क्या, ये जानेंगे। और क्या अभी इसने रिसर्च किया, इसने कहा कि टर्मिनेटर जोन में देखो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ मिल सकती है, यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। और टर्मिनेटर जोन कहाँ पे, ये एक्सोप्लैनेट पे। और एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, देखो जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम है सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं और कुछ छोटे ग्रह घूम रहे हैं, कुछ एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह, कुछ कॉमेट घूम रहे हैं, धूमकेतु। तो ये हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी में, ये सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर अगर कोई प्लैनेट मिलता है तो उसे एक्सोप्लैनेट बोलते हैं, एक्सोप्लैनेट। तो वहाँ पे ये टर्मिनेटर जोन देखा गया और संभावना जताई गई। टर्मिनेटर जोन या ट्विलाइट जोन भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, एक प्लानिटरी बॉडी है, उसके डे लाइट साइड और डार्क नाइट के बीच की लाइन होती है। जैसे मान लो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कोई और सोलर सिस्टम है और उनका कोई स्टार है, सन के जैसा स्टार है, इसके चारों ओर ग्रह घूम रहा है, कोई प्लानिट घूम रहा है,
तो प्लैनेट की एक साइड हमेशा सन की तरफ रहती है, दूसरी साइड सन के विपरीत, यानी कि यहाँ हमेशा रात होती है, नाइट, और इधर डे होता है। तो इनके बीच का जो एरिया है, ये बीच का एरिया बोलेंगे टर्मिनेटर जोन या ट्यूलाइट जोन। यानी कि जो बहुत ज़्यादा गर्म है, टू हॉट है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उसके बीच वाला जोन जो है वो है राइट जोन, टर्मिनेटर जोन, ट्यूलाइट जोन, जिसमें जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो सही है, रहने लायक है। एक्सो प्लानिट को एक्स्ट्रा सोलर प्लानिट भी बोलते हैं या एक्सो प्लानिट। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लानिट होता है उसे बोलते हैं एक्सो प्लानिट या एक्स्ट्रा सोलर प्लानिट। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यही टॉपिक थे, अब कुछ लास्ट ईयर के कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और एक टॉपिक और था, देखो इंडिया, देखो शुगर में, शुगर प्रोडक्शन में, चीनी की बात कर रहे हैं हम, शुगर प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में इन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया है। ये गवर्नमेंट ने अभी डेटा जारी किया 1-2 दिन पहले। तो शुगर प्रोडक्शन में मतलब शुगर का जो उत्पादन भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं और खाते भी सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। लेकिन निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट हम दूसरे नंबर पे करते हैं ब्राज़ील के बाद। एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पे ब्राज़ील के बाद, ये याद रखना है आपको। और शुगर प्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता ही है, शुगर केन गन्ना उगाते हैं, उसके लिए ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्या क्या कंडीशन चाहिए, कितना इन्वायरमेंट चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, इसके लिए मिट्टी चाहिए ऐसी जो थोड़ा पानी भी सोखे थोड़ी देर के लिए, ऐसा ना हो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो लोमी सॉइल चाहिए। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए 15 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर के तक इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। बारिश भी अच्छी खासी चाहिए इसके लिए, लगभग 100 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए इसके अराउंड। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो वहाँ पे देख सकते हो आप। और देखो ब्राज़ील में जो होता है शुगर केन जो गन्ना उगाया जाता है, और इंडिया में, उनमें फ़र्क क्या है। इंडिया का जो गन्ना है उसमें सुक्रोज की जो मात्रा वो ज़्यादा है। सुक्रोज मतलब जो उसमें चीनी का कंटेंट मिलता है, मिठास जो होती है, इंडिया के गन्ने में ज़्यादा है सुक्रोज, ब्राज़ील में कम है। और इंडिया में भी देखो जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में देखो जो सुक्रोज का कंटेंट है वो कम है, और साउथ इंडिया में ज़्यादा है सुक्रोज का कंटेंट जो गन्ना होता है। ये भी आपको याद रखना है डिफरेंस थोड़ा। अब जान लेते हैं लास्ट ईयर जो 2022 में 21 में कुछ रहे थे टॉपिक न्यूज़ में। एक देखो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया है। कहाँ पे, ये देखो पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, वहाँ पे लगाया गया। किसने लगाया ये कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी गैस का प्लांट जो एशिया में, पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इस मंत्रालय ने बनाया। ये किस स्कीम के अंदर, एक स्कीम है स्तत स्कीम। स्तत स्कीम का क्या मतलब है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, इसके अंदर लगाया। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू बच जाता है, जैसे मान लो जो किसान स्टेबल बर्निंग करते हैं, धान की खेती करते हैं, बाद में जो बच जाता है अवशेष उसको जला देते हैं, तो इसको ना जलाएं, इसको खरीदा जाएगा और सीबीजी प्लांट में यूज किया जाएगा। इससे सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी। और कैटल डंग से भी, जो कैटल पशुओं का गोबर होता है, कैटल डंग, उसको भी यूज किया जाएगा इस प्लांट में। एक टॉपिक न्यूज में था, वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी, पूरे विश्व का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल ये बनाया जाएगा। कहाँ पे, सीएनजी टर्मिनल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सीएनजी टर्मिनल वर्ल्ड का फर्स्ट कहाँ पे बनाया जाएगा, ये गुजरात में भावनगर में बनाया जाएगा। गुजरात में भावनगर में ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2026 तक, अभी बनाया जा रहा है ये। एक टॉपिक न्यूज में था सक्षम 2022, सक्षम 2022, ये क्या है, ये देखो हर साल 1 मंथ के लिए ये कैंपेन चलाया जाता है। हर साल 1 महीने के लिए कैंपेन चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है। ये इस अभियान में क्या किया जाता है, फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल, ईंधन को बचाएं लोग। और इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो जो फ्यूल को, डीजल को, पेट्रोल को या किसी भी फ्यूल को वेस्ट ना करें। कौन चलाता है इस अभियान को, एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये चलाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ना, जो हमारी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो मंत्रालय, उसके अंदर ये एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है।
जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, तो इस मंत्रालय के अंदर रजिस्टर है, ये चलाती है साल में 1 महीने। एक देखो गुफा है, वो न्यूज में थी, ये है मोमलू, MAWMLUH, मोमलू केव। केव का मतलब गुफा। ये गुफा है कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में सोहरा नाम की जगह है, सोहरा। सोहरा को चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे सालों साल बारिश होती है, चेरापूंजी, यानी कि हर रोज बारिश होती है यहाँ पे, हर साल हर दिन। चेरापूंजी जगह है मेघालय में, मेघालय स्टेट है इंडिया का, पता ही होगा आपको। तो ये मामलूव केव है, ये देखो आइडेंटिफाई की गई है। और ये जो IUGS है ना, IUGS क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर जोलॉजिकल साइंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ये 100 IUGS जोलॉजिकल साइट पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए हैं, पहली 100। तो उनमें से एक है ये मोमलू केव, याद रखना है ये। एक कोठारी रिवर न्यूज में थी, कोठारी रिवर की बस लोकेशन जाननी है कहाँ पे? कोठारी नदी, ये देखो अरावली से निकलती है, राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। अरावली की पहाड़ियाँ में देवगढ़ नाम की जगह है, देवगढ़ राजस्थान की राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है देवगढ़ जगह, अरावली पहाड़ियों पे वहाँ से निकलती है। और ये बानस रिवर फेमस है, बानस रिवर, उसमें जाके मिल जाती है। कोठारी रिवर बानस रिवर में जाके मिल जाती है, यानी कि बानस रिवर की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है। और इस कोठारी रिवर पे एक फेमस डैम बना हुआ है, मेजा डैम, जो वहाँ पे आसपास के एरिया में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए यूज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मेजा डैम कोठारी रिवर पे। एक टॉपिक है डाउन सिंड्रोम डिसीज, एक न्यूज में थी, बस इतना जानना है ये किस तरह की डिसीज है। डाउन सिंड्रोम डिसीज, डाउन सिंड्रोम डिसीज बीमारी है। ये देखो एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज कैसी होती है? ये ऐसी डिसीज होती हैं जो हमारे माँ बाप से हम में आती हैं, उन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिसीज, हिंदी में आनुवांशिक डिसीज बोलते हैं, आनुवांशिक बीमारी। इसमें क्या होता है, देखो आप सबको पता है हमारी बॉडी में 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के, यानी कि जब हमारी बॉडी बनती है तो 23 पेयर आते हैं, 23 जोड़े आते हैं क्रोमोजोम के। टोटल 46 हो गए क्रोमोजोम और 23 पेयर जोड़े होते हैं। उनमें से जो 21 यानी कि 21वां जोड़ा होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है। इस जोड़े में 21 में जो जोड़ा होता है, इसमें 2 होंगे क्रोमोजोम, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है क्रोमोजोम हमारी माता पिता से। तो इसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है डाउन सिंड्रोम डिसीज। इसमें जो हमारा माइंड है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करता है। तो ये बीमारी जेनेटिक डिसीज है, बस इतना याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी बीमारी इसमें जेनेटिक है, जेनेटिक डिसीज कौन सी आइडेंटिफाई करो, तो उसमें पूछा जा सकता है। यही टॉपिक थे आज के।